अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इंटीग्रेशन, बराबर। अब जो इंटीग्रेशन जो है, ऑलरेडी हमने डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कोई दो पार्ट उसके बनाए, वो आप देख सकते हैं इसकी प्ले लिस्ट में। वो देखना जरूरी भी है इंटीग्रेशन अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, मैं बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन या डेरिवेटिव। ओके, रिवर्स प्रोसेस, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस पर्टिकुलर डेरिवेटिव। अब इसमें इट इज अ रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंटीग्रेशन, ये इसके भी मैं एक या दो पार्ट बनाऊंगा और इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ताकि आपको 11th एंड 12th का फिजिक्स आसान जाए, स्पेशल नीड वाले बच्चों को या सीईटी वाले, जो भी जो स्टेट में जो सीईटी, उन बच्चे के लिए ये आसान जाए फिजिक्स स्पेशली। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को एक्चुअली ये समेशन है, एक्चुअली ये क्या है, समेशन ही है, एडिशन है। ओके, तो समेशन है, ये प्रोसेस समेशन है। तो ये कैसे, सिंपल देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। मान लो इसमें ये कुछ एक ग्राफ है। ओके, सो हियर मान लो नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज और वर्कर was working and earning some money. Okay, so here is earning of workers. मान लो कोई वर्कर्स है, ये 1 डे 2 डे 3 डे या 4 डे ऐसे कुछ डेज है, और ये हर डेज में 10 रुपीज कमा रहा है। कितने कमा रहा है वो? 10 रुपीज कमा रहा है। तो मैं बोलूंगा कि उसका ये ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा हमें कि ये यहाँ पे भी उसने 10 रुपीज कमाए, इसने 10 रुपीज कमाए, इसने 10 रुपीज कमाए। तो उसने 1 डे में कितने रुपीज कमाए, 0 से लेके 1 डे में, मतलब एक फर्स्ट डे में कितने रुपीज, तो 10। तो क्या 10 रुपीज बोल सकता हूँ मैं? तो यस, दिस इज अर्निंग मनी, 10 रुपीज। उसने 2 दिन में कितने कमाए, इसको ऐड करना पड़ेगा, ये पार्ट। उसने 3 दिन में कितने कमाए, उसको ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज, सो 30 रुपीज। और सिंपल हम कर सकते हैं, दिस इज अ 10 एंड दिस इज अ 3 इन 3 डेज। तो सिंपल 10 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते, 10 इंटू 3, इतने डेज उसमें कमाए। अब ये किससे पता चला? एक ऐसा ग्राफ मिल गया मुझे सिंपल वाला, और उसको सब मल्टीप्लाई कर दो, इसको उतने रुपीज उसमें कमाए, है ना। सिंपल ऐड इतने करने से अच्छा उसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, 10 इंटू 3। ओके, अगर ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं मैं, तो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, तो उसने पहले 2 दिन 10 रुपीज कमाए, मतलब हर दिन एक 10 रुपीज कमाए, और दूसरे दिन 10 रुपीज कमाए, लेकिन थर्ड दिन उसने 20 रुपीज कमाए, मतलब ये 20 रुपीज कमाए थर्ड दिन। फोर्थ दिन फिर से उसने 10 रुपीज कमाए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, अब बोलेंगे सर सिंपल है, फिर भी इसको आप मल्टीप्लीकेशन ये ऐड कर दो, इसको 10 इंटू 2 मतलब 20 रुपीज यहाँ पे कमाए उसने, इसमें उसने ये ऐड कर दो, ये कितना है, तो ये 1 डे का है और 20 रुपीज, तो प्लस 20 इंटू 1 डे, बराबर है, प्लस, और फिर ये ऐड कर दो, ये भी 1 डे का है, लेकिन ये 10 रुपीज के हिसाब से, 10 इंटू 1 खत्म, ये 20, ये 20 और ये 10, तो उसने 50 रुपीज कमाए, 50 रुपीज ऑफ अर्निंग, अगर ऐसा ग्राफ है ना। अब ये बहुत सिंपल है, इसके लिए इंटीग्रेशन नहीं, इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, इस टाइप के ऑपरेशन ऑलरेडी हमारे पास है। अगर इससे थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इससे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड उसकी अर्निंग, ओके, उसने ऐसे 10-20 रुपीज नहीं कमाए, उसकी अर्निंग अगर इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड? मान लो उसकी अर्निंग कुछ इस तरीके से बढ़ते जा रही है, कुछ इस तरीके से, आप कैसे करोगे, कैसे निकालोगे इसका ग्राफ, या इसका ये एरिया कैसे निकालोगे? वो एरिया था ना पहले, कि ये एरिया तो निकाला था आपने, दिस इज द एरिया, दिस इज द 10 एंड दिस इज द 2, दिस वाज एरिया, बराबर है। अब इसका कैसा करोगे? इसका मुश्किल है, बराबर है? इसका मुश्किल है, इसका मतलब इसका एरिया निकालना जो है ऐसे कर्व का, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और फिर ऐसा अगर बिहेवियर है किसी लाइन का, किसी कर्व का,
और हमें निकालने को बोला, मतलब हो सकता है ना कि उसने पैसे जो कमा रहा है वो उस हिसाब से कमा रहा होगा, बराबर। तो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऐसे इसके लिए डिफिकल्ट है। तो ऐसे इसके लिए ये इंटीग्रेशन कैसे, मान लो फिर हम इसको एक अप्रोच लगाएंगे, सिंपल वाला अप्रोच लगाएंगे कि कुछ इस तरीके से है, और मुझे पूछा गया है इसके ये 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और उसकी अर्निंग बढ़ते जा रही है। अब निकाल, अगर ये सीधा सीधा होता तो ये और ये मल्टीप्लीकेशन कर देता तो एरिया निकाल लेता, है ना। हम इंटरेस्टेड है एरिया अंडर कर्व, ये कर्व का जो अंडर एरिया है विथ एक्स एक्सिस, उसमें इंटरेस्टेड है। अब ऐसे इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल, हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रिप स्ट्रिप काट लेंगे, मान लो ये ओके, जिसकी स्मॉल विड्थ है dx, और उसका कुछ ये y है, तो इसका कुछ लेंथ है मतलब y, ये y1, ओके। अगर ये मैं स्ट्रिप काट लूं और ऐसे और स्ट्रिप काट लूं, ये वाली, ये y2, इसकी भी dx, ये वाली y3, इसकी भी dx, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप काट लो और इसको कंप्लीट कर दो, और ये छोटी छोटी एरिया को, ये स्ट्रिप का एरिया कितना है, इसका एरिया है y1 dx, और इसका एरिया कितना है y1 dx, इसका एरिया कितना है y3 dx, इसका एरिया कितना, अरे ऐसी स्ट्रिप है यार सिंपल वाली, ये y है और ये dx है, विड्थ एंड ये हाइट, तो y इंटू dx, तो क्यों ना मैं ऐसे कुछ ऐड करते जाऊं, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, और ऐसे मुझे कितने करने पड़ेंगे, इनफाइनाइट करने पड़ेंगे, अभी मुझे एरिया मिल जाएगा ये, बराबर, ये एरिया मिल जाएगा और फिर मैं निकाल पाऊंगा ये। अब इसके लिए फिर क्या करेंगे हम, समेशन, इसके लिए क्या करेंगे हम, समेशन y dx, और ये कहां से कहां तक है, i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टू n तक, बराबर, ये ऐसा हम करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये हो गया सिंपल समेशन, लेकिन अब अच्छे से समझो, इस केस में हम ये निकाल पा रहे हैं, बराबर है, लेकिन हमारा कर्व कुछ इस तरीके से, तो ये एरिया भी तो हमें ऐड करना चाहिए, बराबर। तो इसके लिए थोड़ा सा स्मूथ, ये हो गया डिस्क्रेट, ये क्या हो गया, डिस्क्रेट, ये प्रॉपर डिस्क्रेट समेशन हो गया। अब ये जो डिस्क्रेट है, इसके लिए मैं कुछ और मेथड यूज करूंगा, मतलब मुझे डिस्क्रेट नहीं, मुझे कंटिन्यूअस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। अगर कंटिन्यूअस चाहिए, अगर कंटिन्यूअस चाहिए तो अच्छे से समझो, कंटिन्यूअस चाहिए तो ये जो समेशन है, दिस समेशन, इसको मैं गायब कर देता हूँ, इसको मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, मतलब इसको अब ये डिस्क्रीट की जगह कंटिन्यूअस वाला आ जाएगा, और ये y इंटू dx, अब ये dx की लिमिट कहां से कहां तक होगी, तो वो लिमिट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वो लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज द इंटीग्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ओके, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ y dx। यहाँ पे dx जो है, dx जो है वो वेरिएबल हो गया, यहाँ पे dx क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, क्योंकि छोटा छोटा dx ऐड करके ये हमें y एंड dx मिल जाएगा, बराबर, y इंटू dx। अगर देखा जाए तो dx इज अ स्मॉल क्वांटिटी, ये स्मॉल जो हमने लिया था भाई स्मॉल, और ये y, तो इसको हम प्रॉपर बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये क्या है बेसिकली, किसके लिए है ये है समेशन ही है, ये क्या है समेशन, इसको मैं समेशन ही बोलूंगा, लेकिन कैसा समेशन, कंटिन्यूअस, कैसा समेशन, कंटिन्यूअस समेशन, और ये कैसा डिस्क्रीट। तो हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, ये चीज अच्छे से पढ़ना है। तो फिर ये निकालने का तरीका कैसे, ओके। अब इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे हम और इसका तरीका देखेंगे। तो इंटीग्रेशन का मेन मोटिव क्या है, समेशन, और समेशन किस टाइप का, इस टाइप के समेशन, बराबर ना, तो इस टाइप के समेशन हम अच्छे से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन जो होते हैं वो दो टाइप के इंटीग्रेशन हो सकते हैं, एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके, अच्छे से समझ लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट मतलब जिसकी लिमिट डिफाइन, डेफिनेट कहां से कहां तक पता है,
उसकी लोअर लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट क्या होगी, उसी इसमें वो रहेगा। इनडेफिनेट मतलब कुछ पता नहीं उसके बारे में, उसकी लिमिट के बारे में पता नहीं। अगर लिमिट के बारे में पता नहीं है तो हम उसको तो इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे, लेकिन पता नहीं उसमें कुछ और भी एडिशन होगा, तो उसके लिए कांस्टेंट उसमें ऐड कर देते हैं। हो सकता है कांस्टेंट बाद में 0 भी हो, लेकिन कांस्टेंट उसको हम लगा देते हैं। जैसे इंडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसे अभी कोई कर्व है, ओके, अब अच्छे से समझो इस चीज को। इस टाइप का कोई कर्व है या ऐसा कर्व है, ओके, और अब इसकी लिमिट पता है, ये x1 से लेके x2 तक इसकी लिमिट है, और मुझे ये एरिया मेजर करना है, मुझे ये एरिया मेजर अब इसकी लिमिट पता है, ये y है। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे dx dx जो है, ये dx क्या करूंगा, ऐड करूंगा, और ये जो y है, y डिपेंड्स ऑन x, क्योंकि जैसा जैसा x बढ़ रहा है वैसा y कम ज्यादा हो रहा है। तो मैं इसमें इंटीग्रेशन y dx, और कहां से कहां मेजर करना है, y dx, मतलब ये dx और ये y, ये dx और ये y, कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक। समझ में आई है? x1 से लेके x2 तक। अब हमें मेजर करने को ये बोला है, बराबर है। अब मान लो इधर कुछ और भी है, इधर कुछ और भी है जो पता नहीं है हमें, ये कर्व डिसकंटिन्यू है और इधर भी कुछ कर्व है, ओके, और पूछा नहीं है कि कहां से कहां तक करो, कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर ऐसा आइडिया नहीं है तो हमें पता है कि ये x1 x2 तक ठीक है, लेकिन कुछ और भी ज्यादा हो सकता है, तो वो इनडेफिनेट में आएगा। इसलिए कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो उसको कांस्टेंट सी लगा, उसको कांस्टेंट सी लगा, बस सिंपल। ऐसा हम इसको आराम से कर सकते हैं। अब एक और चीज, तो कांस्टेंट क्यों आ गया आपको समझ में आया, ओके। और एक चीज, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो y dx है और y की वैल्यू है 1, y की वैल्यू कितनी है, हमेशा 1। इसका मतलब इसका अगर ग्राफ ऐसा लूं तो ये y इज इक्वल टू, ये y है तो y इक्वल टू 1, मतलब ये यहाँ पे 1 है मान लो, ओके, और ये आपकी x वैल्यू है, ये आपकी x वैल्यू है। अब इसमें हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 1 ये करेंगे, तो ये छोटे छोटे dx पार्ट करेंगे, ये dx बराबर है। अब इनको ऐड करते जाएंगे। अब इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो इधर लिखूंगा y की वैल्यू 1 डॉट dx, ओके। अब अच्छे से समझो इसको कैसे निकालते हैं और कहां तक है, ये कहां तक है, मान लो ये 5 है और ये 0 है, तो इसकी लोअर लिमिट 0 और 5, ऐसा करेंगे। अब 1 में इधर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी, ओके, कहां से कहां तक, 0 से लेके 5। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, 1 कांस्टेंट था तो उसको बाजू में ले लिया, क्योंकि 1 x पे डिपेंड ही नहीं, 1 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, समेशन, एडिशन, मतलब ये dx dx का एडिशन। अब dx dx का एडिशन अगर मैं करते जाऊँ तो ये क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे x की वैल्यू मिलेगी, नहीं, दिस इज x वैल्यू ना, तो फिर इंटीग्रेशन 1 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होना चाहिए, x। मैं और बच्चों को ये भी बताता हूँ कि ये इंटीग्रेशन और ये d दोनों अपोजिट है, ये कैंसिल, क्या बचा है, ऐसा कुछ आपने तृतीय लॉजिक ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया x, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा x। अब लिखने का तरीका देखो, x की लिमिट है, x की लिमिट कहां से कहां तक है, तो ये बॉक्स करने का 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक, तो 5 वैल्यू में पुट करता हूँ, अभी 1 एज इट इज, तो पहले x की वैल्यू 5 पुट करता हूँ, माइनस और x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ऐसे। तो ये कितना आ गया 5, देखो ये कितना आ गया 5, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या y dx कितना आ गया 5, तो देखो 5 आएगा नहीं, ये एरिया कितना है, हाउ मच दिस एरिया, दिस इज 1 and 5, 1 into 5 आएगा नहीं 5 एरिया। बताइए समझ में आई ये चीज? अच्छे से समझ में आया? और अच्छे से समझ लेते हैं इसको कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा क्या होता है, x होता है। अब हम धीरे धीरे इसके फॉर्मूले देखेंगे कि क्या फॉर्मूलेज है, और जैसे हमने डेरिवेटिव्स में फॉर्मूलेज देखे, और वो फॉर्मूलेज देख के फिर हम, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, x raised to power n dx is equal to x raised to power n plus 1 upon n plus 1
अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन तो नहीं है, अगर ये डेफिनेट है तो इसकी लिमिट होगी, अगर नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट सी लगा देंगे, बराबर। अब इस पे हम प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू, अच्छे समझो, y इज इक्वल टू x रेस टू पावर 2 बोला है, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखनी है, x रेस टू पावर 2। ओके, तो ये इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि x रेस टू पावर 2 dx, x रेस टू पावर 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और ये 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी 2 का 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ओके, इसका इंटीग्रेशन प्लस सी, मतलब ये हो गया एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन हमें अच्छे से देखना है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, x माइनस टू डी एक्स, एक्स माइनस टू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेस्ट पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन प्लस सी। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स रेस्ट टू पावर माइनस टू प्लस वन मतलब माइनस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन मतलब माइनस वन प्लस सी, बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस वन, इसका मतलब वन अपॉन एक्स प्लस सी, ये माइनस, ये इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन आएगा, बराबर। तो इस टाइप के आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो। अगर यही डेफिनेट का होता, अगर यही डेफिनेट का होता तो इसको कैसे करते, डेफिनेट का होता तो कुछ वैल्यू होती, डेफिनेट का होता तो कुछ वैल्यू होती कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ही बोला है, या 2x स्क्वेयर बोला है, क्या बोला है, 2x स्क्वेयर, और फाइंड फाइंड इंटीग्रेशन y dx, फाइंड इंटीग्रेशन y dx, और उसकी लिमिट कुछ हमें दी है, मान लो 0 से लेके 2 तक ऐसी लिमिट दी है। तो फिर इसको कैसे करेंगे, तो इसको 0 से लेके 2 तक y के जगह क्या लिखेंगे, 2x स्क्वेयर dx, बराबर है। फिर आप इंटीग्रेशन, ये 2 कॉमन ले लेते बाहर, ओके, फिर x स्क्वेयर dx 0 से लेके 2 तक, ओके। अब 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, मतलब इधर 2 की वैल्यू कितनी है, n है ना, n इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे आएगा। अब इसको ऐसा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट लिखनी पड़ती है, तो x मतलब ये कितना हो जाएगा, x की जगह क्या वैल्यू रखू, x n प्लस वन, तो n की जगह कितना रखू, 2 अपॉन n प्लस वन मतलब 2 प्लस वन। अब ये लिमिट, अब इसकी लिमिट पता है तो प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको पता है कि 0 से 2 में ही इसका वैल्यू आएगा, तो 0 से 2 रख के ही वैल्यू आएगा। तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से लेके 2 तक। तो इसको अब हम वैल्यू डाल देते हैं इसकी, 2 इंटू अंदर क्या है, एक्स क्यूब की जगह क्या वैल्यू डालेंगे, 2 क्यूब, अच्छे समझो, डिवाइडेड बाय 3, ओके। एक बार 2 डाला और बाद में 0, माइनस 2, 2 नहीं, एक्स की जगह क्या वैल्यू डालना है, 0, तो ये हो गया 0 क्यूब अपॉन 3। देखो पहले क्या डाला, पहले ये लिमिट डाला 2 लिमिट, फिर 0 लिमिट डाला, वो माइनस करना है, वो माइनस करना है, जो भी लिमिट होगा उसको इस तरीके से हमें पुट करना है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया 8, तो 2 इंटू 8 बाय 3, 16 बाय 3 इसका आंसर। अब डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट कोई ये नहीं है, हमें पता है कि 0 से लेकर 2 तक उसका ये इंटीग्रेशन वैल्यू आएगा 16 बाय 3। तो ये आपको अच्छे से समझना है, ये आप अच्छे से लिख सकते हो, और इस टाइप से आप कोई भी प्रॉब्लम अभी आप कर सो, इस प्रॉब्लम का फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। और अगर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल वही आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर n इज इक्वल टू समझिए 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू पावर 0 dx, x रेस टू पावर 0 dx मतलब क्या है, x रेस टू पावर dx, बराबर है, फिर 0, मैंने बोला था कि x रेस टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो x, तो इंटीग्रेशन dx, तो इंटीग्रेशन dx क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होना चाहिए, x आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx पूछा तो x रेस टू पावर 0 ये वैल्यू हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx पूछा तो यहाँ पे x रेस टू पावर 0 होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है ना। तो मैंने पहले बोला था कि इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से भी आराम से निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं। अब और एक चीज, अगर
ये वैल्यू n रेज़ टू पावर n की वैल्यू -1 है, इसका मतलब ये x रेज़ टू पावर -1 dx। अगर ऐसा है तो इसका क्या आएगा, इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/x dx। ओके, और 1/x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log ex, ये होता है इंटीग्रेशन। और ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, पता नहीं तो सी लिख लो। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला जब n-1 होगा तो डायरेक्ट उसका log e x इतना होगा। तो ये n-1 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर आप n-1 लिखोगे इसमें x रेज़ टू पावर xn dx में, अगर आप n-1 कर दोगे मतलब ये ऐसा, और ये फॉर्मूला लगाने जाओगे तो देखो क्या होगा, x रेज़ टू पावर n-1 मतलब -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस 3। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, -1 मतलब x रेज़ टू पावर 0, और ये नीचे भी आएगा 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं, दिस इज रॉन्ग। डायरेक्ट इसका मतलब ये हुआ कि n की जब -1 वैल्यू है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाने का, वहां पे डायरेक्ट x की वैल्यू अगर 1 है मतलब वो 1/x का पूछ रहा है, तो ये log e x प्लस c आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लिख सकते हो कि 1/x का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, तो वो क्या होता है log e x प्लस c। और आपको ये भी एक चीज पता होगी कि मैंने जब बोला था कि डिफरेंशिएशन dx, log x का dx क्या होता है, मतलब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वो 1/x का, मतलब देखो अपोजिट हो गया, बराबर। तो ये भी एक अच्छे से आपको समझना है, इस चीज को एक अच्छे से आपको क्लियर करना है, अभी आप अच्छे से लिख सकते हो। तो हमने अभी ये इंटीग्रेशन dx देख लिया, इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx देख लिया। n-1 नहीं चाहिए, अगर -1 होगा तो ये 1/x हो जाएगा, 1/x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, log e x plus c, where c is the constant because this is a indefinite integration। अब नेक्स्ट देखेंगे 1 by 1 हमारी जो ये लिस्ट है ये बढ़ते जाएगी। नेक्स्ट रहेगा इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x dx। अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x dx का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x c होगा प्लस c, बिकॉज देयर इज अ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट होता है तो उसकी लिमिट होती है, फिर कांस्टेंट सी लगाने की जरूरत नहीं है। अब e रेज़ टू पावर x प्लस c मतलब y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x है, और पूछा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन y dx हम ऐसा लिखते हैं इज इक्वल टू y की जगह क्या लिखूंगा e x dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एज इट इज ई एक्स, लेकिन यहाँ पे प्लस सी लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बराबर है। ये हो गया, ये आप लिख सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल ऐसे नहीं आएंगे, हमें कुछ और भी इसमें इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ इस फॉर्मूले को, इसको ऐसा लिखता हूँ ई ए एक्स, मतलब ए की जगह कुछ ना कुछ आ जाएगा, और कुछ अगर ऐसा आता है dx, इसका मतलब y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस बी, ऐसा अगर कुछ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप ये अच्छे से समझ लो, इसका इंटीग्रेशन होगा ये एज इट इज ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस बी, लेकिन ऊपर सिर्फ x नहीं है, ऊपर ए एक्स प्लस बी है, तो डिवाइड बाय डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव लग रहा है, डेरिवेटिव क्योंकि x के इंटीग्रेशन में ही है, तो यहाँ पे dx किसका, तो इस पे जो है एक्सपोनेंशियल पे जो पावर टर्म है उसका डेरिवेटिव डिवाइड करना है, मतलब ax प्लस बी, ax प्लस बी, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर ax प्लस बी डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे, ये a कॉमन, कॉमन मतलब ये बाहर, ये आ जाएगा x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और b का डेरिवेटिव कितना होता है 0, बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट। तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ a आ जाएगा, बराबर है। तो ये सिंपल, और प्लस क्या कर दो, c कर दो, बिकॉज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये आप अच्छे से समझना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे, मतलब मान लो कुछ फॉर्मूले, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एग्जाम्पल कैसे होंगे। देखो e रेज़ टू पावर ए एक्स की जगह मैं लेता हूँ 2x² प्लस 4, अगर ऐसा है और इसका इंटीग्रेशन बोला है तो कैसे करोगे,
e raised to power 2x square plus 4 as it is, और डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x square plus 4 की डेरिवेटिव। ओके, तो 2 into 2 4x बराबर है, और 4 की डेरिवेटिव कितनी होती है 0, और ये प्लस c। इतना आसान है ये। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस अगर sin x ऐसा है, ओके, और ये dx, ये पावर एक्सपोनेंशियल पावर, एक्सपोनेंशियल मतलब e रेज़ टू पावर x क्यूब प्लस sin x, अगर ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव एज इट इज। पहले तो ये एज इट इज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म है, एज इट इज लिख देना, x क्यूब प्लस sin x बराबर है अपॉन इसका डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव मतलब x प्लस b के फॉर्म का डेरिवेटिव। तो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है 3x स्क्वायर एन एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला नहीं, ये इंटीग्रेशन का, मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। प्लस sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x और प्लस c, दैट इज इम्पोर्टेंट प्लस। तो इस टाइप के आपको प्रॉब्लम्स इस पे आ सकते हैं। मतलब ये एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया कि अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसलिए इधर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ, मतलब यहाँ पे 1 होने की वजह से नीचे मैंने x की डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा, तो डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया, बराबर है ना, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ax का डेरिवेटिव, सॉरी 1x का डेरिवेटिव कितना है, तो डेरिवेटिव 1x का 1 है, तो ये डिवाइडेड बाय 1 आएगा। तो इतना ये सिंपल है। तो ये भी फॉर्मूला हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ये आप अच्छे से लिख सकते हो अभी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये अब हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, बराबर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि इंटीग्रेशन ax प्लस b अगर है इंटू dx है, तो इसको कैसे करेंगे। सिंपल, इसको अंदर जाके इंटीग्रेट करना है, अंदर जाके। तो ये इंटीग्रेशन, ये पहला होगा ax बराबर है, और इसको dx लगेगा, इसको वेरिएबल लगेगा ना, इंटीग्रेशन ले रहे तो वेरिएबल लगेगा। फिर आएगा प्लस इंटीग्रेशन ये b, और उसको भी वेरिएबल लगेगा dx। इतना सिंपल है, कुछ नहीं। इसको हम मतलब एडिशन की प्रॉपर्टी में भी डाल सकते हैं कि एडिशन अगर है दोनों का तो ये, और फिर एक बार ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन a एज बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx मतलब x रेज़ टू पावर 1, तो x रेज़ टू पावर 1 मतलब कितना होना चाहिए 1 प्लस 1, तो वो कितना आना चाहिए a x रेज़ टू पावर ये 1 एज इट इज यहाँ पे इनटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 n प्लस 1 बराबर है। प्लस ये क्या होगा b, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, मतलब dx को वो ग्राफ में देखो ऐड करते जाओगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए x, टोटल x वैल्यू। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ जाएगा x, तो ऐसे भी याद रखो ये इंटीग्रेशन और डी क्या आ सकता है x बचा, अब फालतू कुछ तो याद रखो। तो ये क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा a x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये 1 प्लस 1 2 प्लस b x, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, बराबर। तो ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि ये इस टाइप का अगर आता है तो हमें इसको इस टाइप से उसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये अब नेक्स्ट मैं अगर देखा जाए तो अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये लिख लो आप। ओके, अब अगर यहाँ पे पावर है तो, यहाँ पे पावर है तो, ओके, एंड दैट n इज नॉट इक्वल टू -1, वो अभी तक -1 नहीं है। ओके, तो हम कैसे करेंगे इसको, हमारा वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा मान लेंगे कि ये पूरा x है क्या मान लेंगे, ये पूरा x है। अगर ये पूरा x है, ये पूरा x है तो अच्छे से समझो, तो x होता तो मैं इस टाइप से करता उसको, है ना। तो ये पूरा x मतलब ax प्लस b, ओके, यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कोई डाउट है इसमें। अब इसके अंदर वो x तो नहीं है, बराबर, अगर s नहीं है तो इसके अंदर जाके डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव से करना है, जैसे हमने वैसा पहले किया था। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा a ओनली, x प्लस b का डेरिवेटिव था। तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं आप। अब इसमें मान लो ये ऐसा कुछ दिया है 3x प्लस
4, ओके, और ये यहाँ पे है 2 dx, ऐसा पूछा है 3x प्लस 4 होल स्क्वायर dx। तो कैसे करेंगे इसको? सिंपल है, 3x प्लस 4 एज इट इज लिख लो जैसा है, इसको 2 प्लस 1 मतलब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 बराबर है, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे डिवाइड करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव डिवाइड होता है, तो 3x का डेरिवेटिव होगा 3, 4 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव अलग चीज है। 3x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3 और 4 का डेरिवेटिव, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 4 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 3 9, ये ऐसा आ जाएगा इसका। अब तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप अभी, है ना, और एक खादा एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो ये कुछ ऐसा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x, ओके, 2x स्क्वायर प्लस 2 अगर ऐसा है इंटू dx, तो इसको कैसे करेंगे? और ये तो सिंपल, एक इसको 2x स्क्वायर प्लस dx प्लस 2 dx, सिंपल। अरे ये इंटीग्रेशन को 2x स्क्वायर करो, ये फिर इससे ये dx, इसको ये इसके साथ ये इंटीग्रेशन जाएगा dx आएगा, इसके साथ ये इंटीग्रेशन जाएगा dx आएगा। इसका बहुत सिंपल है, 2 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे 2 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अच्छा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx हमने अच्छे से पहले देखा है, क्या है, x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब अपॉन क्यूब बराबर है, प्लस इसका कैसा आ जाएगा 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन और डी कैंसिल कर दो, x बचा है बराबर, और प्लस सी मत भूलना, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर लिमिट होती तो वो लिमिट हम डालते। तो इस प्रकार से हम कोई भी वैल्यू कर सकते हैं। अब और एक चीज, ये हो गया आपका, ये लिख लो, ठीक है। अब देखो, अगर ये -1 है, ये अगर -1 है तो उसके लिए क्या, मतलब ax प्लस बी, एन की जगह में -1 डाल दो dx, तो इसको सिंपल ऐसा लिख सकते हैं ax, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन ax प्लस बी dx बराबर है। अगर ऐसा है तो सिंपल वही नेचुरल लॉग बोलो या लॉग ई बोलो, ax प्लस बी अपॉन, ओके, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ लॉग ई, ओके, ax प्लस बी अपॉन क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज ए, ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना है a, तो ये हमें करना है जब -1 है, तो ये एक अच्छे से आप लिख सकते हो, इस टाइप को कोई भी आप प्रॉब्लम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। अगर यहाँ पे कुछ पहले आया नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट व्हाइट स्पॉट, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी बराबर है, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो मैंने वो लाइट बंद कर दिया। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होना चाहिए, ओके, साइन एक्स dx अगर है तो उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, ओके, सी इज अ कांस्टेंट क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स प्लस, मान लो, अब मैं इसको डेफिनेट कर देता हूँ, मान लो ये है 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, और पूछा है साइन एक्स dx बताइए 0 से 90 डिग्री, तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या लिख दूंगा, सिंपल माइनस कॉस एक्स लिख दूंगा, और इसको ऐसा ब्रैकेट कर दूंगा, और इस कॉस एक्स का लिमिट क्या है, 0 से लेके 90 डिग्री तक। इसका मतलब यहाँ पे माइनस में बाजू बाहर ले लूंगा, यहाँ पे ये अंदर कॉस पहले क्या लिखूंगा, कॉस की जगह 90 डिग्री माइनस, फिर कॉस की जगह ये लोअर लिमिट 0 डिग्री, ओके, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक में देख लेना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब ये आ गया 1। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक
साइन एक्स की वैल्यू जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हम करते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो ये एक आपको अच्छे से समझना चाहिए, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई मतलब 1 आ गई है। तो ये आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इसको अब ये लिमिट डिपेंड्स, कभी 90 टू 270 दिया हुआ, 180 दिया हुआ, तो वो लिमिट्स यहाँ पे आपको डालना है, बराबर है। अब ये हो गया एक टाइप का। अब इसको थोड़ा सा टफ करते हैं। मान लो कुछ ऐसा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के जगह आ गया ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगर ऐसे है तो ये ऐसे ही करना, माइनस कॉस एज इट इज ए एक्स प्लस बी अपॉन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, लेकिन प्लस सी। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना है, ए, तो ये आ गया प्लस सी। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स के फॉर्म में है तो ये हो गया एक फॉर्मूला साइन का। माइनस याद रखना है आपको, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बराबर है। तो ये थोड़ी सी चीजें, और प्लस सी कब लगाना है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब ये साइन का हो गया, अब मैं कॉस का लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, साइन का माइनस था लेकिन इसका माइनस नहीं होगा, इसका क्या रहेगा, प्लस साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट बिकॉज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो प्लस साइन एक्स हो गया। अब देखो अच्छे से, फिर से वही मैंने डेफिनेट का जैसे करके दिखाया। तो अगर ये कॉस एक्स प्लस बी है, ओके, तो ये क्या होना चाहिए, साइन एक्स प्लस बी अपॉन इसका डेरिवेटिव कितना है, मतलब यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, और ये प्लस सी, दिस इज अ नेक्स्ट, मतलब साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हम धीरे धीरे नेक्स्ट देखते हैं। तो आप कॉस हो जाएगा, इसको आप अच्छे से लिख लो। अब ये नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलेज है, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूलेज ही लिख दी। ये तो आपको अभी बताया मैंने, इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स क्या है। इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस लॉग ई मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये मॉड का मतलब इसमें जो वैल्यू होती है वो निगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है, मतलब यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू का मॉड भी पॉजिटिव होता है। कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स टैन एक्स। आपको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज सेक्स स्क्वायर, मतलब उल्टा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूले आप रट लो, क्योंकि रट लो मतलब ये आपको याद हो जाएंगे कि इस बार यूज करेंगे हम फिजिक्स में, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम कुछ इसके बेसिस पे इसका यूज कैसे करेंगे, तो कुछ लॉज देखते हैं कि एडिशन करने के वक्त, मैंने अभी तो बताया था आपको, लेकिन एडिशन के वक्त कैसे लेना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन हो तो कैसा लेना है, और डिवीजन हो तो कैसा लेना है। एक्चुअली डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे, लेकिन वो डिवीजन में आया तो उसको मल्टीप्लीकेशन इनवर्स करके वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाए। ये आपको अच्छे से समझना है। ये आप लिख लो, ये फॉर्मूले ऑलरेडी लिख के दिए, यहाँ पे आप वो वैसे डाल सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर मैं ये फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अगर है डी एक्स, तो इसको कैसे करूंगा मैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मतलब टैन एक्स, तो यहाँ पे है टैन एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसकी डेरिवेटिव प्लस सी। ये इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी वैलिड, सबके लिए ये वैलिड है। तो ये आप अच्छे से फॉर्मूले लिख लो और फिर हम देखेंगे एडिशन। अब हम कुछ लॉस देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मान लो अगर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ई रेस टू पावर 2x प्लस सेक स्क्वायर x है, और इसका हमें इंटीग्रेशन पूछा है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन y dx। ओके, y की जगह क्या लिखूंगा, ये पूरी टर्म लिखूंगा एज इट इज रेस टू पावर, ये मतलब एक स्टैंडर्ड मेथड है। ओके, ये कंटिन्यू,
और ये dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन 1 बाय 1 इंटीग्रेशन करूंगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन 2x² और वो dx, क्योंकि इंटीग्रेशन आया तो वेरिएबल आएगा, माइनस इंटीग्रेशन e⁻²x dx प्लस फिर से इंटीग्रेशन sec² x dx, बराबर है। अब एक का हम कर सकते हैं 2 एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁻² क्या था? n+1 अपॉन x+1, तो n+1 मतलब 2+1 मतलब 3 अपॉन n+1 मतलब 3, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 3, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x का एज इट इज e⁻²x, लेकिन ऊपर क्या है? 2x मतलब x के फॉर्म में, x प्लस b, तो डिवाइड बाय क्या करना है? इसका डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है? 2, बराबर है। ये फिर प्लस यहाँ पे sec² x dx, तो अभी हमने देखा उसका क्या होता है? tan x, और ये कांस्टेंट t, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसका सबका कांस्टेंट मिला के एक सी, मतलब सभी कांस्टेंट ऐड करके एक सी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल एडिशन वाला। तो इस टाइप के आप एडिशन के कोई भी, क्योंकि ये अभी हमने इसके रूल इंडिविजुअल देखे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x या इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमने अच्छे से देखे। बहुत सारे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम फॉर्मूलेज हैं, मैं हो सका तो मैं कोई स्क्रीन पे आपको ये प्रॉब्लम्स या फॉर्मूलेज दे दूंगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि इतने सारे यूज करके ही हम आगे इसका यूज करके हम एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। अब नेक्स्ट रूल है इंटीग्रेशन का, मल्टीप्लीकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो, अगर मल्टीप्लीकेशन u v dx, मतलब u मतलब कोई भी टर्म्स हो सकती है, sin x cos x x² 2x इंटू 3x इंटू sin x cos x, ऐसे अगर दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव u, फिर इंटीग्रेशन v dx, और ये सब होने के बाद उसका इंटीग्रेशन, ये dx ऐसा मत करना, बिल्कुल नहीं। और ये dx इस इंटीग्रेशन का, ये dx इस इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन करोगे, ये डेरिवेटिव करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके ये इंटीग्रेशन करना है बाद में, बराबर, और माइनस है। ये फॉर्मूला अच्छे से आपको याद रखना है। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है, u किसको मानना और v किसको मानना, उसका कुछ रूल है, ऐसा किसको भी u, मतलब आप मान लो हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेने वाले हैं x sin x, तो x को u माने या x को v माने, sin x को u माने या sin x को v माने, उसके रूल्स है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, किसको कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि v का इंटीग्रेशन है, v का क्या है? इंटीग्रेशन है, और u का क्या है? डेरिवेटिव, बराबर है। अगर आप गलती से u को v और v को u मान लेंगे तो रिजल्ट गलत हो जाएगा, डेफिनेटली गलत हो जाएगा। नहीं सर, मल्टीप्लीकेशन है a इंटू बी, बी इंटू ए की होता है, नहीं, ऐसी गलती मत करना। तो रूल क्या है? रूल है आई लाइक टू चूज यू, मतलब यू चूज करने के लिए कुछ रूल है, फिर ऑटोमेटिक सेकंड वाला क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, समझ रहे हो ना? पहला अगर आप रूल चूज करते हो कि पहला फर्स्ट यू क्या है, एक्स साइन एक्स में एक्स यू है या साइन एक्स यू है, अगर एक्स यू हो गया तो ऑटोमेटिक साइन एक्स क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, या साइन एक्स यू हो गया तो ऑटोमेटिक। तो आई लेट का प्रिंसिपल हमें यूज कर, देखो आई लेट क्या है। फर्स्ट आई का मतलब होता है इनवर्स, फर्स्ट आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स मतलब कोई साइन x² हो सकता है या कॉस इनवर्स x हो सकता है, ऐसा इनवर्स कुछ भी हो सकता है। ओके, वो अगर हमारे फंक्शन में आता है तो उसको u मान लेना। ओके, अगर ये नहीं है तो फिर नेक्स्ट टर्म देखना l, वेयर l इज अ लॉग। अगर कोई लॉग आ गया, लॉग आपको पता है लॉग e x ऐसा कुछ आ जाएगा, या लॉग e ax प्लस b ऐसा कुछ आ गया, तो उसको पहले u मान लेना, अगर ये दोनों नहीं। ओके, फिर a, where a is algebra, where a is algebra, तो अलजेब्रा क्या होता है? x² होगा या 2x होगा, ये अलजेब्रा है, बराबर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर ये है तो इसको u मान लेना। फिर है t, where t is a trigonometry, where t is a trigonometry, where t is a trigonometry, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, इट में भी sin x
cos x, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और लास्ट टर्म इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब e रेज़ टू पावर x या e रेज़ टू पावर 2x, इस टाइप का। तो ये जो है ये है u चूज करने के लिए। अब देखो, अब फर्स्ट, जैसा मैंने बोला, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम x sin x। क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x sin x निकालना, क्या ये मल्टीप्लीकेशन वाला है? यस सर, ये x है और एक sin x है, ऐसे दो u एंड v है। अब u कौन सा, v कौन सा? x क्या है देखो, x और sin x ऐसे दो टर्म है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, और x मतलब अलजेब्रा है, बराबर है। मतलब ये किस, इसमें इनवर्स है क्या? नहीं है। लॉग है क्या? नहीं है। इसमें एक्सपोनेंशियल है क्या? नहीं है। तो इसमें क्या है, इसको हम बोलेंगे x मतलब अलजेब्रा और sin x मतलब ट्रिग्नोमेट्री। अब पहले आता है अलजेब्रा, इसका मतलब ये चूज करने के लिए किसके लिए? u के लिए, मतलब जो भी फर्स्ट आएगा, अलजेब्रा है, इसमें है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा का u मानो, और बाकी जो भी बचा उसको क्या मानो? v मानो। तो ये हो गया आपका u, और ये ऑटोमेटिक v हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। मतलब ये मानने के लिए हमारे पास रूल है, जिसका ऑटोमेटिक फिर बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ये रूल लगा सकते हैं आप आराम से। u मतलब x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब इसका इंटीग्रेशन sin x, माइनस, समझो ये इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट du by dx मतलब इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव इसका u का, u हमारे पास क्या है? x है, तो ये x, फिर ये इंटीग्रेशन v dx, v क्या है हमारे पास? साइन, तो साइन x dx, ओके, ये ब्रैकेट कंप्लीट, और लास्ट में dx। फिर क्या बचा? x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है? माइनस कॉस x, क्या होता है? माइनस कॉस x, ओके, माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज, डेरिवेटिव dx बाय dx कितना होता है? 1, वो कितना हो जाएगा? 1। ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना होता है? माइनस कॉस x, बराबर है, ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे dx, तो ये हो गया माइनस x कॉस x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 1 तो कुछ नहीं है, बराबर, तो ये इंटीग्रेशन कॉस x dx बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 इधर ले लेता हूँ, 1 यहाँ पे ले लेता हूँ, बराबर है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस x, तो हमारा x कॉस x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x क्या होता है? प्लस साइन x, तो ये आ जाएगा साइन x हो गया, और ये प्लस लास्ट में कांस्टेंट कर दो, क्योंकि इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये ऐसा हमें यूज करना है। समझ गए आप अच्छे से? इसको लिख लो आप, और हम नेक्स्ट और देखेंगे प्रॉब्लम। ठीक, मिटा देता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट निकाला करो, और मैं जो भी एग्जांपल ले रहा हूँ इससे आपको वो फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमने अभी तक इंटीग्रेशन ऑफ log e x dx का इंटीग्रेशन नहीं किया है। ये किया क्या हमने? इंटीग्रेशन नहीं किया है। अभी इंटीग्रेशन इस रूल के साथ है। सर इसमें तो एक ही u माने क्या v माने और एक ही होता, तो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन पता नहीं, अभी इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्यों ना यहाँ पे 1 कर देते हैं। 1, अब देखो 1 मतलब कुछ तो u या v हो जाएगा और log हो जाएगा। अब देखो 1 किस में आता है? क्या 1 इनवर्स है? नहीं। क्या 1 log है? नहीं। तो 1 क्या है फिर? 1 अलजेब्रा है, बराबर, 1 इज अलजेब्रिक वैल्यू है कुछ, 1 2 3 4, तो अलजेब्रा हो गया, तो ये हो गया ए अलजेब्रा, बराबर, ये ए नहीं मैं बोलता हूँ उसको। फिर है लॉग, लेकिन लॉग पहले आता है, लॉग फर्स्ट आता है, फिर अलजेब्रा आता है। इसका मतलब लॉग को आपको क्या मानना है? यू मानना है। लॉग को क्या मानना है आपको? यू, और इसको ऑटोमेटिक क्या मानना है? वी। चलो ये फॉर्मूला लगा आराम से। चलो यू कौन सा है? लॉग, तो लॉग एज इट इज लॉग ई एक्स, बराबर, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, वी क्या है हमारा? 1 है, तो दैट इज द 1 डी एक्स। समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ओके। माइनस इंटीग्रेशन, अब क्या करेंगे हम? डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स मतलब यू, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ई एक्स का डेरिवेटिव, बराबर है, इंटीग्रेशन वी, वी मतलब क्या है? 1 है, तो दिस इज 1 डी एक्स, और ये कंप्लीट, और यहाँ पे डी एक्स। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? लॉग ई एज इट इज, log e as it is, log e x as it is, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है? मतलब 1 तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x, मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ d
कैंसिल कर दो, इंटीग्रेशन और डी कैंसिल, एक्स ही बचा, तो यहाँ पे बच गया एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, ओके, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, अभी निकाला हमने, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x होता है, ये एज इट इज, ये dx, यहाँ से x x कैंसिल, तो इधर क्या बचा, फिर ये x में ऐसा लिख सकता हूँ, सिंपल, थोड़ा अच्छा लगता है, बराबर, माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ भी कर सकते, तो इंटीग्रेशन, इधर क्या बचा है, इधर सिर्फ dx बचा है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, तो ये आ गया x log ex माइनस x, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log ex dx का इंटीग्रेशन है, बराबर, इसको बुक में कुछ ऐसे भी दिया है, x log e x, क्योंकि यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस और ये 1, बराबर है, तो ये नहीं ले सकते, वो लॉग का है, बराबर है, तो इस प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ log x dx क्या हो जाएगा, x log x माइनस 1 या x log x माइनस x, ये आ जाएगा, मतलब इस फॉर्मूले से हमने वो प्रूव किया है, ये फॉर्मूला मैंने लिख के नहीं दिया था, ये लिख के दे सकता था, लेकिन ये हमने प्रूव किया, तो ये एक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और भी हम कुछ देखते हैं, ये आप लिख लो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन देखा, उसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, ओके, अब हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, वैसा डिवीजन है क्या, तो डिवीजन है तो कुछ इंटीग्रेशन में नहीं होता, डेरिवेटिव में होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में पर्टिकुलर डिवीजन ऐसा कुछ होता नहीं, तो वो हम मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से ही उसको ये करते हैं, मतलब अगर वो मान लो 1/x² है, तो x² के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो x⁻⁻² हो जाएगा, तो उसको उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, मतलब वो उसको फिर से u इंटू v के फॉर्म में लाते, लेकिन उसको ऐसा हम नहीं करते हैं, मतलब सिंपल इनवर्स इज इम्पोर्टेंट, ओके, उस आइलेट रूल का ये फंडा आपको अच्छे से समझना चाहिए, आइलेट रूल के आपके आगे चल के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अब हमें देखना है पर्टिकुलर एक मतलब एक टाइप का रूल ही है, अब वो जो रूल है वो समझ लो अच्छे से, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आते हैं, उसके लिए कैसा करना है, मान लो एक, अगर आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x के फॉर्म में, वेर f ऑफ x जो है ये फंक्शन होगा, ये एक्चुअल में फंक्शन होगा, ओके, और f डैश मैंने बोला था एक बार, f डैश क्या होता है, f डैश डबल डैश तो डेरिवेटिव होता है, लास्ट वीडियो आपको देखना है इंटीग्रेशन के, और जो भी सीरीज के जितने भी वीडियो वो अच्छे से देखना है आपको, तभी आपको फिजिक्स बहुत आसान जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैंने क्या बोला, f डैश ऑफ x क्या होता है, f डैश ऑफ x इज नथिंग बट द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x, बराबर, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होता है। अगर ऐसा है, ऐसे फॉर्म में कुछ है कि नीचे एक फंक्शन दिया और उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, नीचे कोई फंक्शन है यार, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, अगर ऐसा फंक्शन कुछ है आपके पास या गिवन है, तो उसका डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल होता है, लॉग ई मॉड, और जो ये है फंक्शन वो एज इट इज लिख देना है यहाँ पे, खत्म, लॉग पे भी मैं एक लॉगरिथम पे भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, ओके, तो लॉग ये मॉड एफ ऑफ एक्स, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस सी लिखना, कहीं मैं इनडेफिनेट में प्लस सी भूल गया होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, सर भूल गए हो तो प्लस सी आपको, अगर इनडेफिनेट है, डेफिनेट कुछ वैल्यू दी है, डेफिनेट है, तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर इनडेफिनेट लिखने की जरूरत है। अब इस पे हम प्रॉब्लम देखेंगे कि इस पे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब देखो बहुत सिंपल है, ये मिटा देता हूं मैं, मान लो कुछ इस तरीके से, अब हमें tan x का डेरिवेटिव निकालना, tan x इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन tan x dx निकालना, तो tan x dx को मैं कैसा लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x dx, लिख सकता हूँ, वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x dx लिख सकता हूँ, बराबर। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो क्या ये इस फॉर्म में cos f ऑफ x हो गया, उसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या, cos x का डेरिवेटिव sin x होता है या माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x होता है, डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, ओके, और लेकिन अगर इंटीग्रेशन है तो
प्लस साइन एक्स होता है। ओके, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, लेकिन ऊपर डेरिवेटिव जैसा प्रेजेंट है, लेकिन वो माइनस का चक्कर है, प्लस माइनस का चक्कर है। तो वो क्यों ना हम एडजस्ट कर वो क्यों ना हम एडजस्ट कर ले उसको। फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, -1 मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन साइन एक्स dx अपॉन कॉस एक्स। देखो अच्छे से समझो इस चीज को, अच्छे से समझो। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब cos x का डेरिवेटिव ऊपर है क्या, यस, माइनस साइन एक्स, मतलब f ऑफ एक्स का f डैश ऑफ एक्स ऊपर है क्या, यस, ये फॉर्म है क्या, यस। तो इसको माइनस एज इट इज लिखना, -1, और ये जो है log e मॉड, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिखना, तो ये cos x, सर साइन एक्स नहीं है, f ऑफ एक्स, ओके। तो ये cos x है, तो ये cos x, और ये प्लस c। अब ये -1 को मैं सिंपल माइनस कर सकता हूँ। समझ में आया, बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ई मॉड ऑफ cos x, प्लस ये मैंने पहले ही इंटीग्रेशन ऑफ tan x का आपको निकाल के दिया था। तो इस टाइप के आप आराम से कर सकते हो। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 1 और इधर 4x dx ये पूछा, 4x dx ये पूछा, ओके। अब 4x नहीं है, मान लो ये x है, सिर्फ x है, ये x है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 2x² प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन पूछा। देखो u अपॉन v के फॉर्म, लेकिन मैंने बोला इसका कोई रूल नहीं है, इसको इस फॉर्म में होगा तो फिर आसान। क्या ये इस फॉर्म में है, ये f ऑफ x, ओके, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2x² प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, तो 2x² का डेरिवेटिव है 4x, और 1 का डेरिवेटिव कितना आता है, 0, मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 4x। क्या ऊपर 4x प्रेजेंट है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊपर सिर्फ x प्रेजेंट है। क्या 4x हम एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिंपल इसको फिर हम 1/4 बराबर इंटीग्रेशन 4x अपॉन 2x² प्लस 1 बोल सकते हैं। अरे ये 4 कैंसिल, यही आ गया ना, बराबर है ना। लेकिन आपको पता है कि ये f ऑफ x है, तो ऊपर f डैश ऑफ x, आसानी से। तो क्या हम 1/4 एज इट इज, अब ये रूल, इसके इस रूल का ये हम आराम से लगा सकते हैं। तो log e मॉड, मॉड में क्या लिखूं, 2x² प्लस 1 लिखूं या 4x प्लस f ऑफ x क्या है, 2x² प्लस 1, तो 2x² प्लस 1 प्लस c constant. So this is derivative of, sorry, integration of this x upon 2x² plus 1, और इसका तो आपको पता ही है, तो मैंने फॉर्मूले में भी लिख के दिया था और ये प्रूव भी किया। तो इसको, इस पर्टिकुलर मेथड हमें अच्छे से समझना चाहिए, इसको क्या ये करते हैं। सिंपल है, नीचे अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, इसको मॉड मतलब इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू को भी रख देना, लेकिन उसका नेगेटिव साइन मत करना। समझ में आएगी, अच्छे समझ में आए। तो दिस इज, मैं अब लास्ट में एक फॉर्मूले शीट भी डालने की कोशिश करूंगा ताकि वो आपके सामने हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप इसको प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्या हो, फिजिक्स लिटरली मैं बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, आपको बहुत आसानी रहेगा। तो जो 11th और 12th का सिलेबस, ये सब कुछ अगर यहाँ से शुरुआत करोगे, शुरुआत तो यहाँ से होना चाहिए। मैं बोलता हूँ, मैं जो फाउंडेशन सीरीज ले रहा हूँ, और ये फाउंडेशन सीरीज ही आपकी अच्छी होगी, बहुत अच्छे से होगी, तो आपको फिजिक्स समझने में आसानी आएगा। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि पूरा समझ में आएगा, चलिए, लेकिन आसान ही, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये आप अच्छे से समझ सकते, तो ये आप पूरा स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते।